हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम को हम कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ को हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम को हिंदी में हम जानते हैं लघुत्तम समापवर्तक के नाम से और एचसीएफ को हम जानते हैं महत्तम समापवर्तक के नाम से। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। एक एक करके हम दोनों को डिस्कस करेंगे और बड़ी ही आसान भाषा में। अगर हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम को हिंदी में हम कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक। इसको बहुत ही सरल तरीके से अगर हम समझना चाहें तो देखिए, इसका मतलब होता है सबसे छोटी संख्या जो दोनों संख्याओं के पहाड़े में एक साथ आती है। किसी भी संख्या का अगर हम पहाड़ा लिखते हैं तो पहाड़े में क्या होते हैं, उसके मल्टीपल्स होते हैं, उसके गुणज होते हैं। जैसे सपोज आपने 2 का पहाड़ा लिखा तो 2 के पहाड़े में सारे 2 के गुणज आएंगे, जैसे कि 2, 4, 6, 8। इसी तरीके से आपको आगे भी मिलते चले जाएंगे। ये सब 2 के मल्टीपल्स हैं, इसीलिए इसको लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसी तरीके से अगर हम 4 का पहाड़ा लिखें तो उसमें सारे 4 के गुणा जाएंगे, जैसे कि 4, 8, 12, 16। तो ये जो इसके मल्टीपल्स आ रहे हैं, अगर हम इसका एलसीएम की बात करें कि 2 और 4 का, जैसे कि इसमें लिखा है कि सबसे छोटी संख्या जो दोनों संख्याओं के पहाड़े में एक साथ आती है। एलसीएम का मतलब यही है। अगर 2 संख्याएं कोई दे रखी हैं और उनका हमको एलसीएम निकालना है तो हमको क्या देखना है कि उनके जो मल्टीपल्स हैं उनमें जो सबसे छोटा मल्टीपल्स है, जो सबसे पहले आता है और कॉमन आता है, वही हमारा उन संख्याओं का क्या होगा, लघुत्तम समापवर्तक होगा। तो हमने ये दोनों पहाड़े लिखकर देखा, चेक किया, तो 2 में और 4 के पहाड़े में कौन सी संख्या जो सबसे पहले कॉमन आ रही है? 2 नहीं, इसमें 2 नहीं है। यहां पर जो सबसे पहले कॉमन आ रही है वो है आपकी 4। उसके बाद आगे और भी संख्याएं मिलेंगी, मगर हमें उससे मतलब नहीं है। हमें यहाँ पे सबसे छोटी संख्या देखनी है जो दोनों के पहाड़े में एक साथ आती है। तो 2 और 4 का अगर हम एलसीएम की बात करें तो वो कितना होगा? 4 होगा। बस यही तरीका है। इसी तरीके से हम 2 या 2 से ज्यादा संख्याओं का भी हम क्या निकाल सकते हैं, एलसीएम निकाल सकते हैं। इसीलिए इसकी परिभाषा होती है कि किसी 2 या अधिक संख्याओं का सबसे छोटा ऐसा गुणज जो सभी में समान हो। चाहे हमें 2 संख्याओं का निकालना हो, 3 का निकालना हो, हमको क्या करना होगा, उनका सबसे छोटा मल्टीपल, सबसे छोटा गुणज हमको देखना होगा जो उन सभी संख्याओं में समान हो, वही हमारा एलसीएम होगा। इसी तरीके से यहाँ पर ट्रिक भी दे रखी है कि दोनों का पहाड़ा लिखो और पहली समान संख्या ढूंढो। हमने यही किया, 2 का और 4 का पहाड़ा लिखा और उसमें पहली समान संख्या ढूंढी। तो ये हमारी जो समान संख्या निकल के आई वो 4 थी और यही हमारा 2 और 4 का क्या था, एलसीएम था, लघुत्तम समापवर्तक था। ये सबसे आसान तरीका है एलसीएम को करने का। इसी तरीके से यहाँ पर जो एग्जाम्पल दे रखा है कि 3 का और 4 का यहाँ पर पहाड़ा लिखा है और उसमें एलसीएम बताया है 12। तो इसमें सबसे पहले कौन सी संख्या है जो दोनों में समान है, वो है 12। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया, 3 और 4 का एलसीएम क्या हो गया, 12 हो गया। एलसीएम को निकालने के हम यहाँ पर 2 तरीके पढ़ेंगे। तो पहला तरीका तो हमने पढ़ लिया। पहला तरीका था गुणज लिखकर, तो वो हमने अभी डिस्कस किया था। ये जो पहला तरीका यहाँ पर दे रखा है, 3 का जो पहाड़ा और 4 का पहाड़ा लिखा, हमने 2 और 4 का पहाड़ा लिखा। तो ये हमने क्या करा था, ये सारे 3 के गुणज लिखे थे, यहाँ पर 4 के गुणज लिखे हैं। तो इन गुणज में हमने जो सबसे पहले जो गुणज है, सबसे छोटा गुणज जो कॉमन आया है, हमने उसको लिख लिया और वही हमारा आंसर है। इसका एक दूसरा तरीका भी होता है जिसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड में हम उसको निकालेंगे, उसको तोड़ेंगे, उन संख्याओं को, जो संख्याएं हमको दे रखी हैं उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। उसके बाद जो उसकी सबसे बड़ी घात आएगी उसका मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हमको आंसर मिलेगा। हम इसको करके देख लेते हैं। जैसे सपोज एग्जाम्पल में आपको 2 संख्याएं दे रखी हैं, एक 12 और एक 18। इसको हमको प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि अभाज्य गुणनखंड के तरीके से हमको इसका एलसीएम निकालना है। तो 12 के जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 की घात आएगी यहाँ पर 2 और गुणा 3 की घात आएगी 1। इसी तरीके से यहाँ पर हम 18 के करेंगे तो यहाँ पर 2 की घात आएगी 1 और आपकी 3 की घात आएगी 2। अब देख लीजिए आप, 2 की घात 2 का मतलब क्या है, 4, और 3 की घात 1 का मतलब क्या है, 3। तो 4 का 3 से हम गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 12
और 18 में अगर आप देखें तो 2 की घात 1 और 3 की घात 2। 3 की घात 2 का मतलब है 3 तिया 9 और 2 की घात 1 का मतलब है 2। तो 9 का 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 18। तो ये तो हो गई इसके अभाज्य गुणनखंड। हम देखेंगे जो सबसे बड़ी घात आ रही है, जो प्राइम नंबर्स आए हैं हमारे 2 और 3, उनमें जो उनका सबसे बड़ा घातांक है उसको लेंगे। तो यहाँ पर सबसे बड़ी घात है 2 की पावर 2। अगर 2 में बात करें तो यहाँ तो 1 है और यहाँ 2 है, तो हम 2 की पावर 2 को ले लेंगे। अगर इसमें बात करें तो यहाँ है 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 को ले लेंगे और इन दोनों का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। जब हम गुणा करेंगे तो 2 की पावर 2 यानी कि 4 और 3 की पावर 2 मतलब 9, तो इन दोनों का गुणा कितना हो गया 36। तो 12 और 18 का जो एलसीएम है वो कितना आया 36। इस मेथड को हम कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तय निकालना। इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने 12 और 18 का जो अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम निकाला था, उसको एक और तरीका है करने का। यहाँ पर हमने इस तरीके से 12 और 18 इन दो संख्याओं का हमको एलसीएम निकालना है। अब हमको क्या करना है कि कोई सबसे पहली ऐसी संख्या लेते हैं जिससे इन दोनों में भाग चला जाए। तो 2 से दोनों में जाएगा, तो 2 से 12 में जाएगा 6 बार, 2 छिक्के 12, और 18 में जाएगा आपका 9 बार, 2 निम 18। इसके बाद अब देखिए आगे क्या 6 और 9 में 2 से भाग जाएगा, तो 9 में तो नहीं जाएगा मगर 6 में जाएगा। तो पहले हम 6 में भाग दे देते हैं, 2 तिया 6। 9 में भाग नहीं जाएगा तो 9 को हम ऐसे का ऐसा ही लिख लेते हैं। इसके बाद अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 एकन 3, 3 तिया 9। फिर इसके बाद फिर 3 से जाएगा, दोनों में 1 1 आ गया। तो ये भी आपका आंसर यहाँ पे कितना आएगा 36। 4 ये हो गया और ये आपका 9 हो गया, 4 निम 36। तो इस तरीके से हम 12 और 18 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम निकाल सकते हैं। और भी छोटे छोटे सवाल हैं, उनकी भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे हमने 2 और 4 का निकाला, 3 और 4 का निकाला, इसका भी हम इसी तरीके से अगर निकालेंगे तो 12 ही आएगा। देखिए यहाँ पर हमने 3 लिया और यहाँ 4 लिया। 3 में किससे जाएगा, 3 में तो 3 से जाएगा, 4 में 2 से जाएगा, तो पहले हम 2 से देंगे, 2 दूनी 4, फिर से 2 से देंगे, 3 आपका जैसे का वैसा, 3 आपका जैसे का तैसा उतरेगा, 2 एकन 2। यहाँ पर ये 2 का तो हो गया, अब 3 का, तो अब ये आपका बन के तैयार हो गया। इसमें 2 की पावर कितनी है 2 और यहाँ पे 3 की घात कितनी है 1, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 आ गया। तो ये हमने निकाला था गुणज विधि से और ये हमने निकाला है अभाज्य गुणनखंड विधि से लघुत्तम समापवर्तय। तो इस तरीके से हमने एलसीएम को 2 तरीके से निकालना सीख लिया। एक है हमारी गुणज विधि जिसमें हम मल्टीपल्स निकालते हैं, गुणज निकालते हैं, और दूसरी है हमारी अभाज्य गुणनखंड विधि। दोनों ही विधि से हमने एलसीएम निकालना सीख लिया। अब कुछ ध्यान रखने योग्य बातें हैं, उन्हें याद रख लेते हैं। तो जैसे कि आपका जो एलसीएम होता है वो हमेशा दोनों संख्याओं से बड़ा या बराबर होता है, कभी भी उन संख्याओं से छोटा एलसीएम नहीं आएगा। तो एलसीएम हमेशा दोनों संख्याओं से कैसा होता है, बड़ा और बराबर, ये याद रखने वाली बात है। दूसरा, अगर एक संख्या दूसरी संख्या का गुणज है तो एलसीएम वही बड़ी संख्या होगी। अगर कोई एक संख्या है वो दूसरी संख्या का गुणज है, जैसे कि सपोज यहाँ पे जब हमने 2 और 4 का निकाला था, तो जो आपका 4 है वो इस 2 का क्या है, गुणज है। तो आपका जो बड़ी संख्या है वो आपका क्या होगी, एलसीएम होगी। जैसा कि अभी हमने जब 2 और 4 का एलसीएम निकाला था तो वो 4 ही आया था। तो आपका यही कहना है कि अगर एक संख्या दूसरी संख्या गुणज है तो एलसीएम वही बड़ी संख्या होगी। ठीक, ये ट्रिक है, ये याद रख सकते हैं हम कि अगर 2 संख्याएं दे रखी हैं उसमें से जो बड़ी संख्या है अगर वो छोटी संख्या का मल्टीपल है तो आंसर एलसीएम में वही बड़ी संख्या आएगा। और दूसरी चीज हमने याद क्या की कि दोनों संख्याओं में बड़ा या बराबर होता है। एलसीएम जो होता है, अगर हम किसी भी संख्या का हम एलसीएम निकालते हैं तो वो हमेशा उन दोनों संख्याओं से कैसा होगा, या तो बड़ा होगा या फिर बराबर होगा, याद रखना है। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा है कि एलसीएम का उपयोग कहाँ किया जाता है, कहाँ पर इसका यूज किया जाता है। तो एलसीएम का उपयोग किया जाता है समय निकालने में, कोई दूरी निकालने में, इसके साथ चक्र और कार्यों के एक साथ होने की समस्याओं में किया जाता है। अलग अलग समय दे रखा है, कोई दूरी दे रखी है, चक्र कार्यों के एक साथ होने की समस्याओं में किया जाता है।
तो ये हमने एलसीएम का एक छोटा सा परिचय जाना। अब हम आगे इससे जुड़े प्रश्नों को हल करेंगे। इसके बाद बात करते हैं हम एचसीएफ की। जो आपका एचसीएफ है उसको हम महत्तम समापवर्तक के नाम से जानते हैं। सबसे बड़ी संख्या जो दोनों संख्याओं को पूरी तरह बांट सकती है। कोई भी दो संख्याएं आपको दे रखी हैं और आपसे कहा जाता है कि इसका एचसीएफ फाइंड करिए, महत्तम समापवर्तक निकालिए। तो जो एचसीएफ आएगा वो क्या है? तो एचसीएफ क्या है कि वो सबसे बड़ी संख्या है जो उन दोनों संख्याओं को पूरी तरह बांट सकती है। ठीक है, दोनों के गुणनखंड, ट्रिक है इसकी, दोनों के गुणनखंड यानी फैक्टर्स निकालो, सबसे बड़ी समान संख्या चुनो। हमको क्या करना होगा कि जैसे हमको 12 और 18 का एचसीएफ निकालना है तो सबसे पहले हमें इनके फैक्टर्स करने होंगे। तो जो 12 के फैक्टर्स हमने देखे तो उसमें एक तो सबका ही होता है, तो 1 2, 2 के पहाड़े से भी 12 जाता है आपका, 3 से भी जाता है, 4 से भी जाता है, 6 से भी जाता है और 12 से भी जाएगा भाग 12 में। तो जिन संख्याओं से 12 में आपका भाग चला जाएगा वो इसके सारे फैक्टर्स होंगे। सी के साथ 18, 1 से, 2 से, 3 से, 6 से, 9 से, 18 से, ये सारे फैक्टर्स हैं 18 के। तो अब इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा होगा? हमारा 6, जो इन दोनों संख्याओं में कॉमन है। तो वो सबसे बड़ी संख्या जो दोनों संख्याओं को पूरी तरह से बांट सकती है। तो 6 यहां पर अगर आप देखेंगे तो 6 एक ऐसी संख्या है जो 12 और 18 दोनों में जिससे पूरा भाग जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। यहां पर एचसीएफ कितना हो गया? 6। अगर हम इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से करना चाहें तो हम कैसे करेंगे इसको हम देख लेते हैं। तो जैसे कि हमको यहाँ पर 12 का अगर अभाज्य गुणनखंड हम करें तो इसके लिए तरीका है आपके पास, एक ये वाला तरीका भी है। 12 और 18 हमने दोनों लिख लिया। इसके बाद हमको क्या करना है कि एक ऐसा पहाड़ा ढूंढना है जिससे कि दोनों में भाग जाए। तो 2 से तो अभी दोनों में ही जाएगा, इसमें जाएगा 6 बार और इसमें जाएगा 9 बार। इसके बाद फिर से आपका जो है 2 से 6 में जाएगा बट 9 में नहीं जाएगा। तो अब हम ऐसा नहीं करेंगे। एलसीएम में हम एक अलग अलग करके भाग देते थे, बट यहाँ पर ऐसा नहीं करना। यहाँ पर वही पहाड़ा पड़ना है जिससे कि दोनों में जाए। तो अब 3 से जाएगा दोनों में, तो यहाँ पर हम 3 को ले लेंगे। तो यहाँ जाएगा 2 बार और ये जाएगा 3 बार। इसके बाद आता है आपका 2 और 3। अब 2 और 3 में कोई भी ऐसा पहाड़ा नहीं है जिससे कि दोनों में चला जाए, अलग अलग जाएगा। तो यहाँ पर हम रुक जाएंगे, सिर्फ हम इन दोनों का गुणा करके चेक कर लेंगे कितना आ रहा है। तो ये कितना आ रहा है? 6। यही हमारा एचसीएफ होगा। ये तो हो गई आपकी अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालना। ठीक है, और एक और तरीका इसको निकालने का कि जैसे कि आपने 12 के लिख लिए फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स लिख लिए, तो 12 के क्या होंगे? 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। इसी तरीके से 18 के 2 की पावर 1 और 3 की 2। तो सबसे पहले हम एलसीएम में क्या करते थे? सबसे बड़ी घात लेते थे। तो वहां पर हमने एलसीएम में क्या ली थी? 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 दोनों का लेके गुणा किया था, तो आंसर आया था 36। बट यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर सबसे छोटी घात देखेंगे, सबसे कम घात देखेंगे। सबसे कम घात कौन सी है? ये वाली। इसमें ये है 2 की पावर में और यहाँ पर 3 की घात में ये है। तो सबसे कम घात लेंगे, तो यहाँ पर 2 की घात 1 और गुणा 3 की घात 1, इन दोनों का गुणा करेंगे तो आपका उत्तर आएगा 6। तो ये हो गया आपका अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालना। ठीक है, और भी इसका एक और मेथड होता है, डिवीजन विधि से हम निकालते हैं। भाग विधि से, डिवीजन मेथड से निकालते हैं। तो भाग विधि से भी हम निकालना सीखेंगे। तो वो आगे जब क्वेश्चंस आएंगे तो हम उसमें भाग विधि से भी एचसीएफ निकालना सीखेंगे। अब इसमें ध्यान रखने वाली कुछ बातें हैं, उनको ध्यान रखिएगा। जैसे कि एचसीएफ जो होता है हमेशा दोनों संख्याओं से छोटा या बराबर होता है, जबकि एलसीएम को हमने क्या बताया था कि दोनों संख्याओं से बड़ा या फिर उसके बराबर होगा। यहाँ पर क्या होगा? जो एचसीएफ है दोनों संख्याओं से छोटा या बराबर हो, क्योंकि हमको यहाँ पर भाग देना है। उस जो एचसीएफ निकल के आता है वो क्या करता है? उन दोनों संख्याओं में भाग दिया जाता है उससे और वो चला जाता है पूरा, उसी को एचसीएफ कहते हैं। बट भाग तो छोटी संख्या से ही जाएगा, तो एचसीएफ छोटा होगा या फिर संख्या के बराबर होगा। बट जो हमारा एलसीएम है वो या तो संख्या के बराबर होगा या फिर संख्या से बड़ा होगा, क्योंकि वो क्या है? मल्टीपल, गुणज है वो, और गुणज हमेशा बड़ा रहेगा, संख्या से छोटा नहीं होगा। या तो उसके बराबर होगा। 2 का गुणज 2 हो सकता है मगर 1 नहीं हो सकता। 2 का गुणज 4 हो सकता है, 6 हो सकता है,
तो इसी तरीके से संख्या से बड़ा होगा या फिर संख्या के बराबर होगा एलसीएम, बट एचसीएफ संख्या से छोटा होगा या फिर संख्या के बराबर होगा। तो ये याद रखने वाले पॉइंट्स हैं। अगर दो संख्याओं का एचसीएफ 1 आता है तो उन्हें अपरमेय संख्या कहते हैं, को प्राइम नंबर्स कहते हैं। अगर किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ आपने निकाला और वो 1 आया, यानी कि उसमें कोई भी ऐसा पहाड़ा नहीं मिला जिससे कि उसमें भाग जा सके सिवाय 1 के, तो वो संख्याएं जो होंगी वो आपकी अपरमेय संख्याएं होंगी। तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं, अगर किसी का एचसीएफ 1 आता है तो वो संख्या कैसी होगी, आपकी अपरमेय संख्या होगी, को प्राइम नंबर्स होंगे। इसके बाद हम एलसीएम और एचसीएफ के बीच में क्या संबंध है हम इसकी भी बात करेंगे। एलसीएम और एचसीएफ में संबंध हमको देखना है, तो एलसीएम एचसीएफ में संबंध होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। दोनों का जो भी एलसीएम हम निकालेंगे उनका गुणा और उन दोनों संख्याओं का गुणा बराबर आना चाहिए। चेक करके देखना चाहें आप तो देख सकते हैं 12 और 18 का जो एलसीएम था इसका था 36 और आपका एचसीएफ है 6। तो अब हम क्या करना है, 12 और 18 का हमको गुणा करके चेक करना है और इसका आपका 36 और 6 का मल्टीप्लाई करके हमको चेक करना है। अगर बराबर आता है तो हमारा जो एलसीएम हमने निकाला है और जो एचसीएफ निकाला है वो करेक्ट है, और अगर बराबर नहीं आता है तो इसका मतलब है हमसे कहीं मिस्टेक हुई है। तो 12 गुणा 18 आप करेंगे तो आंसर आएगा आपका 216। इसी तरीके से अगर हम करते हैं 36 इंटू 6 तो भी आपका आंसर आएगा 216। तो एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। यहाँ पर हमको 3 सवाल दे रखे हैं। पहला है 5 और 10 का एलसीएम क्या होगा। सबसे पहले हमको 5 और 10 का एलसीएम निकालना है, तो किसी भी विधि से आप इसको निकाल सकते हैं, चाहे तो गुणज विधि से या फिर आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर निकालते हैं इसको गुणज विधि से। तो 5 का आपको क्या लिखने हैं, इसके गुणज लिखने हैं। तो सबसे पहले हम 5 के गुणज लिखेंगे, 5 के मल्टीपल्स। तो 5 का 5, 10, 15, 20, 25। इसके बाद 10 के लिखते हैं, 10, 20, 30, 40। अब हमको करना क्या होता है, दोनों के गुणज लिखने के बाद जो सबसे छोटी संख्या समान आती है दोनों में वही हमारा आंसर होती है। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या आ रही है आपकी 10, जो कि दोनों में आ रही है, यही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर एलसीएम हुआ आपका 5 और 10, इसका 10, तो इसका आंसर कितना हो गया आपका 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 और 24 का एचसीएफ क्या होगा। तो 16 और 24 का एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले हम 16 और 24 के फैक्टर करेंगे, उसके बाद उसमें हम कॉमन फैक्टर ढूंढेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 16 के आपके गुणनखंड होंगे 1, 2, 4, 8, 16। इसके बाद 24 के गुणनखंड करेंगे 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। तो इसमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका जो आ रहा है, जो दोनों में कॉमन है, वो कौन सा है, 8 इसमें भी आ रहा है, जो सबसे बड़ा नंबर है, और दोनों ही संख्याओं के जो गुणनखंड हैं उनमें दोनों में कॉमन है। 8 वो सबसे बड़ी संख्या है जिससे कि 16 और 24 दोनों में पूरा पूरा भाग जाएगा। 8 से बड़ी कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिससे कि दोनों में पूरा पूरा भाग चला जाए। तो हमारा यहाँ पर जो आंसर है, जो एचसीएफ है, वो होगा 8। ये तो हमने निकाला गुणनखंड विधि से। इसके बाद अब हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि से हम निकालते हैं तो 16 और 24। कोई एक ऐसा पहाड़ा ढूंढो जिससे कि दोनों चले जाएं। तो आपका अभी तो ये 2 से चला जाएगा, 2 से दोनों में जाएगा, 2 8 16, 2 1 2, 2 दूनी 4। इसके बाद फिर से 2 से चला जाएगा तो आपका 2 चौक 8 और 2 6 12। फिर से 2 से चला जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 3 6। इसके बाद अब किसी भी एक संख्या से दोनों में भाग नहीं जाएगा, यहीं पर हम रुक जाएंगे और इन तीनों का एक साथ गुणा कर लेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 और उत्तर आया 8। 8 आपका क्या होगा, एचसीएफ। तो ये हो गया हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 और 8 के लिए एलसीएम
और HCF दोनों निकालें। तो सबसे पहले हम 6 और 8 का LCM निकालते हैं। तो 6 का आप गुणज निकाल लीजिए 6 के। तो 6 के गुणज है आपका 6, उसके बाद होगा 12, उसके बाद 18, उसके बाद 24, इस तरीके से। इसके बाद 8 के गुणज 8, 16, 24, 32। कोई ऐसा नंबर जो सबसे पहले कॉमन आ रहा है, कौन सा है वो नंबर जो दोनों में सबसे पहले कॉमन आ रहा है? तो वो है 24। 24 ऐसी संख्या है जो सबसे छोटी संख्या है और दोनों का मल्टीपल है, 6 का भी और 8 का भी। इसके अलावा और कोई संख्या नहीं है, दोनों में आ रही हो। तो यहाँ पर जो LCM है वो हो गया हमारा 24। ये हमने गुणज विधि से किया। इसी को हम एक बार अभाज्य गुणनखंड विधि से करेंगे। 6, 8, 2 से 2 तिया 6, 2 चौक 8, फिर से 2 से जाएगा, ये 3 जैसे का तैसा, 2 दूनी 4। अब 2 से फिर से देंगे तो 1 आएगा, 2 से फिर से देंगे 1 आएगा। अब सिर्फ 3 से देना है, उसके बाद 1 और 1। यहाँ पर ये कितने हुए, इन सबका मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24। आंसर क्या आया? 24। तो हमारा उस विधि से इस विधि से दोनों से आंसर सेम आया है। ये तरीके हैं LCM निकालने के। अब बात करते हैं हम HCF की। तो HCF की अगर बात करें तो पहले हम इसको गुणनखंड विधि से निकालेंगे। तो 6 के गुणनखंड करेंगे तो 6 का 1 2 से जाएगा, फिर उसके बाद 3 से भी जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से 6 से जाएगा। इसके बाद 8 के गुणनखंड करते हैं। 8 के गुणनखंड में 1 2 4, 6 से नहीं जाएगा, 5 7 से नहीं जाएगा, फिर 8। अब सबसे बड़ा फैक्टर जो दोनों में कॉमन है वो कौन सा है आपका? यहाँ पर 6 नहीं है, 8 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, तो सिर्फ 2 है जो दोनों में कॉमन आ रहा है। इस 2 सबसे बड़ी संख्या है जिससे कि 6 और 8 दोनों में भाग जाएगा। 2 वो सबसे बड़ी संख्या है जिससे 6 और 8 दोनों में भाग जाएगा। समझिए, तो ये हो गया हमारा क्या? HCF। तो HCF क्या निकला? 2। इसी को अब हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। 6 8, 2 2 तिया 6 और 2 चौके 8। इसके बाद क्या अब किसी एक पहाड़े से दोनों में भाग जाएगा? नहीं जाएगा। यहीं पर हम रुक जाएंगे और सिर्फ 2 ही हमारा क्या होगा? आंसर। यही हमारा क्या होगा? HCF, जो कि अभी हमने निकाला था वही सेम आया है हमारा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर 6 और 8 का LCM और HCF दोनों निकाले। दोनों को अलग अलग तरीके से निकाला हमने। यहाँ पर एक LCM और HCF को छोटा सा हमने इसका अवधारणा को, इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की थी। मैं नेक्स्ट वीडियो में हम इससे जुड़े प्रश्नों को लेकर आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।